आप सब ने एक फिल्म देखी होगी, सोनू की टीटू की स्वीटी। आज ऐसी एक जोड़ी हमारे साथ बैठी हुई है, नाम है अमित की अंकिता। तो अमित एक बात बता, तू बढ़िया आदमी मिला, बहुत सारे सवाल अब तो मेरे कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई हैं, इन्होंने जो इंटरव्यू किया था जेल में बैठे हुए, तो मोबाइल कहाँ से आते हैं लोगों के पास? आप लोगों को कभी धमकियां मिलती हैं? देते हो धमकी? फिर तुम लोग क्या करते हो? वहीं ठोकते हो कि हाथ जोड़ते हो? अच्छा, कोई ऐसे भी कैदी हैं जो सिर्फ खाना खाने के लिए अपराध करके वहां आते होंगे, क्या यार घर में खाना कौन देगा, इससे बढ़िया चलो वहां चले जाओ। एक ये आजकल डिवोर्स वाले दबा के हो गए, और लड़के तो उसमें दबा के प्रताड़ित होते हैं। हाँ, लड़का भी है, लड़के का पापा। हाँ, लड़के का पापा। दो ही एग्जाम्स की टाइपिंग हार्ड होती है, एक कोर्ट वाली और दूसरी दिल्ली पुलिस HCMB। मैंने दोनों क्लियर करी है और 0 मिस्टेक के साथ। जेल में कभी ऐसा होता है कि कैदियों को फिल्म दिखाई जाए? नहीं, ये चीजें तो नहीं। जैसे हमारे सामने बातें आई थी कि भाई इसका अलग बहू आई है, तो मतलब तीन दिन हो रही हो, इसने लोअर टी शर्ट में ले जाया घुमा। शादी के बाद पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि मिथ ये है लड़कियों के बीच में 50% डिमोरलाइज हो जाती है कि अब शादी होगी तो तैयारी बहुत मुश्किल है, तो तैयारी कैसे कंटिन्यू? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे बच्चों, एक बच्चा ऐसा है जो 2016-17 में अपनी ऑफलाइन कोचिंग लेने आता है, लेकिन पहले ही एग्जाम में फेल हो जाता है। लेकिन पहले एग्जाम में फेल होने के बाद लगातार 9 पेपर क्लियर करता है और 9 के 9 बेहतरीन पेपर होते हैं। जैसे DSSB जेल वार्डन, DSSB होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली सरकार के तहत जितनी भी वैकेंसी होती है उन सब का एग्जाम कंडक्ट कराने का बोर्ड होता है DSSB। जैसे केंद्र सरकार में SSC हुआ, IBPS हुआ या UPSC, ऐसे। उसका DSSB दास ग्रेड 2 भी इनका क्लियर हुआ, और दास ग्रेड 4 इनका क्लियर हुआ। हरियाणा पुलिस का एग्जाम इनका क्लियर हुआ, हरियाणा SI में फाइनल मेरिट में रह गए। RPF कांस्टेबल क्लियर हुआ, हरियाणा क्लर्क क्लियर हुआ, रेलवे ग्रुप D क्लियर हुआ, और SSC CPO 3 बार इनका क्लियर हुआ। तीनों बार इनको मिली क्या? पहली बार क्या मिली? पैरामिलिट्री। तीनों बार पैरामिलिट्री। दिल्ली पुलिस नहीं मिली। दिल्ली पुलिस नहीं मिली। तो यार मुझे एक बात है, 3 बार आपने CPO क्लियर किया, लेकिन आपने ज्वाइन किया जेल वार्डन, क्यों? वो रीजन ये सर, जैसे CPO क्लियर हुआ मेरा, मैं लास्ट उसका बता रहा हूँ, मैं 2018 की बात है। तो उसमें जो है प्री की कट ऑफ 140 के आसपास थी। तो फाइनल के बाद जब मैं घर पापा के पास कॉल करा, पापा ऐसे ऐसे हो गया और पैरामिलिट्री मिलेगी। पापा बोला, भाई तेरा दादा फौजी, तेरा ताऊ फौजी, मैं भी फौजी, अब सारे ही फौज में लगोगे। मैं चलो ठीक है, तो दूसरा एग्जाम दे रखा मैंने। उस टाइम पे ग्रेड जेल वार्डन का था। और जेल वार्डन का इसका ग्रेड पे क्या रहता है? इसका 2000 पे ग्रेड। 2000 ग्रेड पे। लेकिन यार ये 2000 ग्रेड पे, वो 4200 ग्रेड पे। सर एक फैमिली टाइम। अच्छा, इसमें फिक्स ड्यूटी रहती है? इसमें फिक्स ड्यूटी है 8 आवर। और ये जेल वार्डन की ड्यूटी क्या होती है, और अभी कहाँ पे है? मेरी ड्यूटी फिलहाल तिहाड़ जेल में ही है। और तुम्हारा काम क्या रहता है? काम मेनली बेसिकली जैसे इनमेट्स आते हैं जो हमारे अंदर, हिंदी में, जो हमारे जेल के अंदर कैदी आते हैं, तो कैदियों को अच्छे से रखना ताकि उनके आपस में लड़ाई ना हो, उनकी मैनेजमेंट एक तरीके से। उन कैदियों को जो ब्लेड मारते हैं, जो कत्ल कर देते हैं, उनको तुम्हें अच्छे से रखना ताकि उनमें लड़ाई ना हो, ताकि उनके बीच वो हमारे पास इसलिए आते हैं ताकि वो सुधरे। अगर हमारे पास भी आके लड़ाई करेंगे तो फिर जेल में आने का क्या फायदा उनका? जेल एक सुधार घर ही है कि भी सुधारने के लिए हमारे पास आते हैं। एक मर्डर भी हुआ था ना थोड़े दिन पहले तिहाड़ में, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल होती है। हाँ। तो ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई बंदूक रहती है कि 47 टाइप या नहीं? नहीं। जेल पुलिस के पास कोई वेपन वगैरह नहीं होता। कोई भी वेपन नहीं? तो ऐसे तो तुम पे हमला बोल दिया जिस दिन। नहीं, ऐसे तो हमला नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ऊपर भी पैरामिलिट्री है, तो पैरामिलिट्री के पास वेपन होता है, जैसे दीवारों के ऊपर। नहीं, तो तुम्हारे पास तो तमिलनाडु पुलिस हुई ना तिहाड़ में? तमिलनाडु पुलिस हमारी सर्चिंग के लिए है। अच्छा, जो जेल हुई, जैसे तिहाड़ जेल हुई, तो पहली एंट्री तमिलनाडु पुलिस या दिल्ली पुलिस? जैसे बाहर की जो दीवारें होती हैं, आउटर बाउंड्री, वहां पैरामिलिट्री है। अच्छा, वहां पैरामिलिट्री ड्यूटी देती है। ITBP वगैरह, तो उनके पास वेपन होते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हम जेल के अंदर जाते हैं। अंदर जाके हमारी जो सर्चिंग होती है, हमारी चेकिंग, वो तमिलनाडु पुलिस करती है, TSP। तो TSP का काम सर्चिंग का। जेल के अंदर भी हमारी भी, जैसे हम जेल के अंदर चले गए, जेल के अंदर हमें कहीं ये डाउट होता है कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, तो उसकी सर्चिंग के लिए हम TSP की हेल्प लेते हैं। अच्छा, जेल के अंदर अगर कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, और मान लो तुम कम पड़ गए, तो फिर तुम तमिलनाडु पुलिस की हेल्प लोगे? हेल्प लेंगे, पैरामिलिट्री की हेल्प ले सकते हैं।
और जेल के अंदर एक अलार्म सिस्टम होता है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल जेल हो जाती है तो अलार्म बजा देते हैं। तो अलार्म बजाने से पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी को छोड़ के जहाँ नीड होती है वहां पहुंच जाता है। तो अमित एक बात बता, तू बढ़िया आदमी मिला, बहुत सारे सवाल अब तो मेरे कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई हैं, इन्होंने जो इंटरव्यू किया था जेल में बैठे हुए, तो मोबाइल कहाँ से आते हैं लोगों के पास? ये सर तिहाड़ जेल से इंटरव्यू नहीं था। अच्छा, तिहाड़ जेल में बहुत लोगों के पास फोन तो मिलते हैं, अखबारों में भी आता है। नहीं सर, ऐसा मतलब इसे कहता है ईमानदार पुलिस। आप लोग अंदर फोन ले जा सकते हो कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग कुछ और चीजें खाना पीने का, जैसे घर से खाना पीना लेके जाते होंगे ड्यूटी के लिए या नहीं? नहीं, अलाउ नहीं होता। मतलब 8 घंटे आप खा पी के जाओ, उसके बाद फिर वापसी आके खाओ? हाँ, कोई भी थोड़ी मोट कोई भी जो पानी पीना है या फिर कोई और चीजें, पानी वानी तो अंदर ही मिलता होगा? अंदर अवेलेबल होता है। और कैंटीन भी है तिहाड़ जेल में ठीक ठाक? हाँ, कैंटीन भी है, कैंटीन से भी हम कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे मान लो कोई गैंगस्टर है और 2 कत्ल करके आया हुआ है, तो तुम इज्जत से बात करते हो या जैसे नॉर्मल कैदियों के साथ बात करते हो वैसे ही करते हो? सर ऐसे तो एक तो जो ज्यादा ही हाईलाइटेड होता है तो वो पता लग जाता है, वरना हर बंदे का हमें नहीं पता लगता, क्योंकि ड्यूटी पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो जैसे नॉर्मल कैदी आता है तो वैसे ही ट्रीट करना होता है। अच्छा, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है। और जो ये जेल के अंदर मार पिटाई होती है फिर वो कैसे हो जाती है जब आप लोगों की सुरक्षा में रहते हैं? तो सर जैसे एक पॉइंट के ऊपर पुलिस हरदम नहीं रह सकती। अच्छा, तो हम मान लिया उधर लेफ्ट हो गए तो राइट में है, तो लड़ाई हो भी सकती है पीछे से उनकी, तो हर चीज कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है। और क्रिमिनल माइंड है उनके भी, तो आपस में लगे रहते हैं उस चीज में। आप लोगों को कभी धमकियां मिलती है? देते हो धमकी? हाँ, मिल जाती। फिर तुम लोग क्या करते हो? वहीं ठोकते हो कि हाथ जोड़ते हो? सर आप तो एडवांस मैथ के भी हाई लेवल के भाई हमने वो सवाल पूछ रहे जो हमारे मन में है। अच्छा, तो चलो ये बताओ कि एक जो बैरक बोलते हैं ना जिसमें रहते हैं, बैरक, जैसे मान लो कोई भी नया अपराधी गया, मान लो जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया अभी, तो उसको सजा होने में तो बहुत साल लगेंगे। हाँ। तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? कुछ नाम रहता है? अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल रहता है। तो अंडर ट्रायल और जो जिनको सजा हो चुकी है, मर्डर की सजा, कन्विक्टेड, उनको एक साथ रखते हैं क्या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। और जो अंडर ट्रायल रहते हैं वो एक उसमें बैरक में कितने लोग रहते हैं? वो बैरक टू बैरक डिपेंड करता है सर, मतलब जैसे सबसे छोटी बैरक होगी उसमें लगभग कितने लोग होंगे? मतलब ऐसा होता है कि वो आराम से लेट लें, खा पी लें, इधर उधर टहल लें, तो इतनी तो है कंफर्टेबल। जेल के अंदर कैदियों की दिनचर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, सुबह 6 बजे उठते हैं, मतलब 6 बजे उठ के स्टाफ को गिनती करनी होती है उनकी, जेल की भाषा में गिनती बोलते हैं। आके उनको काउंट करेंगे कि जितने शाम को सोए थे सुबह उतने प्रेजेंट जिंदा हैं या नहीं है, तो हम उनको काउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद उनको चाय नाश्ता वगैरह दिया जाता है काउंटिंग के बाद। फिर उसके बाद जो है दोपहर में खाना आ जाता है उनके लिए 11-12 बजे से। तो 11 बजे के आसपास आराम से उनको खाना खिला दिया जाता है। फिर उनको आराम के लिए भाई आराम कर लो। उसके बाद दोपहर में 2-3 बजे से उनके लिए चाय वगैरह, नींबू पानी वगैरह, ये चीजें भी दी जाती है। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद शाम का खाना दिया जाता है उनको। अच्छा, कोई ऐसे भी कैदी हैं जो सिर्फ खाना खाने के लिए अपराध करके वहां आते होंगे? क्या घर में खाना कौन देगा, इससे बढ़िया चलो वहां चले जाओ? ऐसा तो कौन करता होगा सर। जिसका मतलब खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है? नहीं, खाने की क्वालिटी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, क्योंकि नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने खुद भी खाया हुआ है, तो खाने की क्वालिटी अच्छी है। वैसे ही बोला जाता है, वैसे तेरे पास तो बड़े फोन आते होंगे कि यार जेल की रोटी ला दे। हाँ, है ना? ये बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपकी कुंडली में जेल का संयोग लिखा हो तो अगर आप जेल की रोटी खा लें तो वो संयोग टल जाता है। हाँ, ये और बहुत लोग होते हैं, बहुत तांत्रिक भी बताते हैं, बहुत पंडित जो बड़े बड़े होते हैं वो भी बताते हैं इस चीज को। और बोले थाने की अगर चाय पी लो थाने में जाके तो फिर थाने के योग हट जाते हैं आपकी कुंडली से। तो ऐसे आते हैं तेरे पास? हाँ, तांत्रिक वगैरह ये बता देते हैं किसी को, कोई रिलेटिव वगैरह, उनके फिर रिलेटिव का किसी का कॉल वगैरह आ जाता है कि जेल का रोटी चाहिए ऐसे। तो फिर ले आते हो तुम? नहीं, वैसे तो अलाउड नहीं होती, लेकिन कई बार हो जाती है चीजें। मैंने हाँ, एक आध रोटी तो लाई जा सकती है उस चीज के लिए। आप समझा करो भाई। अच्छा, तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जैसी संगत वैसी रंगत।
तो जब सारा दिन कैदियों के पास रहता है तो अंकिता तू जवाब दे। नहीं व्यवहार कैसा रहता है इसका? कितने बदलाव आ गए? कितने बदलाव आए इसमें? नहीं, बिल्कुल घर का अलग माहौल रहता है और ड्यूटी टाइम पे अलग रहते हैं। अच्छा, कई बार जब आप लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कई बार आपको ऐसा देख के किसी को लगता है कि यार ये आदमी बड़ा शरीफ है, इसको गलत फंसाया हुआ और इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे हमारे पास भी बहुत बार हम महसूस करते हैं, कोई बच्चा बहुत गरीब ही आता है तो हमें लगता है कि यार ये इसके साथ तो वक्त ने कुछ ज्यादा ज्यादती कर दी है। तो ऐसा तुम्हें कभी फील होता है किसी को देख के? हाँ, हो जाता है सर। कई बार ऐसा होता है, जैसे ऑफिस में जो ड्यूटी करते हैं बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो कंप्यूटर वगैरह भी आता है उनको, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पूछते हैं तो बढ़िया एजुकेटेड है वो। अच्छा। और उनकी जब स्टोरी सुनते हैं तो वही ऐसी इस तरीके की स्टोरी बताते हैं कि हमें ये आता है कि यार ये तो गलत फंस गया। अच्छा, तुम्हारे साथ एक मजे होते तुम्हारी नौकरी में, तुम्हें तो रोज नई स्टोरी मिलती होगी हैं? हाँ सर, उनके साथ रह रहे हैं तो भाई बातचीत तो होती है। बातचीत तो होगी, उनके परिवार रिलेटेड भी कि भाई कौन है, किस क्राइम में आया हुआ है, तो हमें भी वो जानना चाहिए, उसको जानना चाहेंगे, तभी हम उनके साथ अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे कि ये किस केस में आया हुआ है, क्या क्राइम किया है। तो तुम्हें कभी लगा ऐसा कि कोई स्टोरी सुन के हाँ यार इसके साथ बड़ा गलत हुआ और मुझे इसके साथ देना चाहिए, इमोशनली टच हो गया उसके साथ? ये ऐसी कहानी बता नहीं सकता। नहीं, कई बार क्या होता है कि उतने ज्ञानता तो हम भी नहीं है, पर कईयों के पुराने कर्मों के भी फल होते हैं जो आ जाते हैं। हाँ। अदरवाइज बहुत छोटी उम्र में बच्चों के साथ वो इतना बुरा हो जाता है जो कोई सोच नहीं सकता उस उम्र में क्या ही कर्म किए होंगे। अब जितने भी ये दहेज वगैरह जैसे महिला सुसाइड इस समय तो तुम्हारे पास मुझे लगता है कैद में सबसे ज्यादा यही केसेस आते होंगे। काफी है ना? आजकल एक तो ये लिव इन वाले, थोड़े दिन लिव इन रहे, उसका एक दूसरे पे केस डाल दिया। एक ये आजकल डिवोर्स वाले दबा के हो गए, बहुत केस हैं। और लड़के तो उसमें दबा के प्रताड़ित होते हैं। हाँ, लड़का भी है, लड़के का पापा, हाँ, लड़के का साथ में रिलेटिव आ जाते हैं, रिश्तेदार, भाई है तो भाई को भी डालवा दिया जाता है। तो अमित भाई, एक तो ये बताओ कि जेल वार्डन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने मार्क्स का पेपर इसमें रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और आपके समय में कट ऑफ कितनी गई थी, और अगर कोई आगे वैकेंसी आएगी तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? इसमें सर सबसे पहले जो है आपका फिजिकल होगा। अच्छा, टेस्ट नहीं है इसमें? पहले हमारे टाइम पे फिजिकल था। हाँ। लेकिन अब जो होने लगा है, अब पहले इन्होंने रिटर्न कर दिया है। अच्छा, तो और फिजिकल इक्विवेलेंट हार्ड है इसके सीपीओ की तरह? नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल का। अच्छा, क्या रहा है रनिंग में? 1600 मीटर है 6 मिनट में। 6 मिनट। हाँ, तो इसमें सर पहले हमारा रिटर्न होगा। रिटर्न 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। उसमें डीएसएसबी के हर एग्जाम में यही पैटर्न चलता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें भी यही है, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश और हिंदी, ये आएंगे। और इसमें सर एक SSSB में सेक्शनल वाइज खुलता है। अच्छा, जैसे पहले रीजनिंग खुल गया, रीजनिंग के भी 20 ही क्वेश्चन खुलेंगे, 40 आएंगे, 20 खुलेंगे। 20 सबमिट करने के बाद ही अगले 21वें क्वेश्चन पर जाया जाएगा। या वो टाइम आप कितना भी जल्दी कर लो या लेट कर लो? टाइम अपने में। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफिकेशन भी सेक्शनल करना है? नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल 200 में से कट ऑफ लगेगी आपकी। तो जो मेरे टाइम पे था 200 में से 115 पे कट ऑफ थी। और अभी इसकी वैकेंसी कब आई थी लास्ट? अभी फॉर्म भरेगा ये सर। कब? 1 महीना हुआ है मुश्किल से। और कितनी पोस्टें होंगी? 1600 पोस्ट है। 1600 पोस्ट, 1600 प्लस रेगुलर ही आ जाता है। फॉर्म बंद हो गए अभी भी? नहीं, बंद हो गए सर। बंद हो गए। और लगभग ये हर साल आती है या गैप देके? नहीं सर, 3-4 साल में एक बार। 3-4 साल में एक बार आती है। और जो जेल वार्डन है इसके प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं? प्रमोशन सर पहले तो लगभग 10 साल लग जाते थे आराम से, 10 से ज्यादा ही लग जाते थे वार्डर से, जेल वार्डन से हेड वार्डर बनने में। हेड वार्डन, फिर उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन होता है, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। हाँ, उसके बाद भी डिप्टी 1 आता है। अच्छा, DS1 बोलते हैं जिसको, फिर सुपरिटेंडेंट आता है। और जो अब है, अभी भी इतना ही लेट चल रहा है प्रमोशन? नहीं, अब अच्छे हैं सर। अब कितना? अब जो पीछे प्रमोशन हुए हैं 7-8 साल में वार्डर से हेड वार्डर बन जाएंगे वो। हेड वार्डर। हाँ। और अभी आपकी सैलरी कितनी आती है अकाउंट में, या ग्रोस सैलरी कितनी है? 50 प्लस है सर। 50 प्लस, यानी अब कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है तो लगभग इसी रेंज के आसपास सैलरी उसकी होती है। 50 के आसपास सैलरी मिलेगी इन हैंड। और इसमें जो सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जो नॉर्मल सभी एग्जामों का है, चाहे वो रेलवे उठा लें या SSC उठा लें, या कुछ चेंज है? नहीं सर, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। जैसे SSC वगैरह में एडवांस मैथ आता है, इसमें एडवांस मैथ रेयर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो भी मेंसुरेशन का आएगा। तो UPSI टाइप हो गया सिलेबस। ट्रिगो वगैरह ये चीजें नहीं आती। ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये नहीं है। और रीजनिंग भी सर थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, इसमें अलग से आती है।
जैसे लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के भी 8-8 क्वेश्चन, 8-8 बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट में बिठा देंगे, तो लंबे लंबे कंडीशनल आते हैं सर। रीजनिंग में भी कंडीशनल, डाटा सफिशिएंसी टाइप और कैलेंडर नहीं आते। क्लॉक कैलेंडर ये चीजें नहीं आती हमारी। अंकिता, अब आप बताओ, अभी आप कहाँ हरियाणा पुलिस में वर्किंग है? जी सर। और इसके अलावा भी कोई टेस्ट क्लियर किया है? हाँ, मैंने पहले हरियाणा पुलिस से पहले मैंने 2-3 एग्जाम्स क्लियर करे हैं। एक तो जैसे KVS PRT का हो गया। अच्छा अच्छा। वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। पोस्टिंग दूर आई होगी? दूर आई थी, वो महाराष्ट्र में आई थी, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। और मेरा एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम क्लियर हुआ था, जिसमें मैं मेरिट आउट हुई हूँ लास्ट में। अच्छा। मैंने 4 स्टेज क्लियर करी उसकी। एग्जाम टायर 1 और टायर 2 जो जिसमें फिजिकल था, टायर 3 जिसमें टाइपिंग थी, और टायर 4 जिसमें कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट था। समझ गया। फाइनल मेरिट से बाहर हुए? 1.5 मार्क्स से मैं आउट हुई थी। उसके बाद भी मेरे DSSB के 2-3 एग्जाम्स अभी प्रेजेंट में क्लियर हो रखे हैं। उसको मैं ज्वाइनिंग के बाद रिवील करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अंकिता, मुझे ये बता कि ये जेल वार्डन सारे दिन कैदियों के साथ रहता है, तेरा पुलिस का काम, तो तुम्हारी थिंकिंग कैसे मैच होती है? वहां घर पे आके भी तुम यही केस डिस्कस करते हो कि कुछ घर की बातें रहती हैं? नहीं, केस एक आधा जो हाईलाइटेड होता है वो जरूर डिस्कस करते हैं, बाकी हम अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट चलती है। बहुत बढ़िया। और वो जरूरी भी है कि माइंडसेट डिफरेंट रहे। लेकिन कई बार ऐसा तो होता होगा कि जेल में जब हम किसी को ऐसे को देख लेते हैं तो दिमाग में सारे दिन उसी की कहानी चलती होगी, तो घर आके भी दिमाग शांत नहीं होता, तो उस समय फिर आप दोनों एक दूसरे को कैसे कोप अप करते हैं चीजों पे, माइंडसेट को लेके? वो तो सर मैनेज करके चलना पड़ता है कि आदमी को जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहिए। ड्यूटी टाइम को ड्यूटी पे छोड़ के अपने फैमिली टाइम पे आओ। कई लोग ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, उनके लिए जेल की नौकरी में ज्यादा हेडेक भी है, वो ये प्रेशर फील भी करते हैं। काफी लोग हमें बोलते भी हैं कि ज्यादा प्रेशर है, और बेल्ट की नौकरी में हर जगह यही होता है। जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ प्रेशर होगा। तो थोड़ा सा आदमी को मैनेज करके तो खुद से चलना पड़ेगा सर, चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कि वो ड्यूटी के टाइम था वो उसको छोड़ो, मैं घर पे हूँ। और एक वो जो कहते हैं ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 टायर्स होते हैं। एक पुलिस होगी, दूसरी जेल होगी, और तीसरा कोर्ट हो गया। तो अब मतलब अगला टारगेट, अब देखो जेल हो गई, पुलिस हो गई, अब अगला टारगेट कोर्ट ज्वाइनिंग का है। कोर्ट ज्वाइनिंग। तो तुम पूरे प्रोसेस में जा रहे हो। जी। और एक चीज सर, मैडम की जो मैं बताऊं, अभी मैडम ने बताया एट प्रेजेंट इसकी टाइपिंग स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट, और 0 मिस्टेक के साथ कर देती है सर। ब्रिलियंट। नाइस। मेरी मिस्टेक कभी भी नहीं आई है टाइपिंग करते वक्त। ये टाइपिंग मैंने दिल्ली पुलिस HCM की, जो कहते हैं 2 ही एग्जाम्स की टाइपिंग हार्ड होती है, एक कोर्ट वाली और दूसरी दिल्ली पुलिस HCM की, मैंने दोनों क्लियर करी है। नाइस। और 0 मिस्टेक के साथ। आपने बता दिया, वरना मुझे लगा कि तारीफ करनी इसको आती है झूठी। लेकिन अच्छी चीज है। अच्छा, मैं वापसी से जेल वाले मुद्दे पे घूम के आता हूँ, वहीं पे सवाल है। अच्छा, ये बताओ कि जो जेल में जैसे पुरानी फिल्मों में आता था कि काम दे देते थे कि तुझे पहाड़ काटना है, तुझे पत्थर काटने हैं, तुझे ये काम करना है, तो जो जेल में जो काम बांटा जाता है वो आप लोग बांटते हैं या कैदी खुद बांटते हैं उसको? सर हम पहले तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। अगर कोई ये इच्छुक है काम करने का तो वो कर सकता है, वरना हम किसी को ये नहीं बोल सकते आप ये काम करो, वो रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर। अच्छा, ऐसे तो फिर काम जो जेल के काम होते हैं वो कौन करता है? वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं, जिसको जो भी काम आता है करना, वो अपना उनका माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है उससे, और उनको सरकार सैलरी वगैरह भी देती है। जेल में कभी ऐसा होता है कि कैदियों को फिल्म दिखाई जाए? नहीं, ये चीजें तो नहीं, इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही। नहीं, वैसे फिल्में ये नहीं है, मतलब टीवी है वैसे तो। अच्छा, जेल के अंदर? जेल के अंदर तो कौन से चैनल चलते हैं वहाँ? न्यूज के चलते होंगे उसमें तो शायद। हाँ, न्यूज वगैरह के, म्यूजिक वगैरह के चल जाते हैं। तो फिर मूवीज भी तो आती होंगी। मूवीज वगैरह कभी कभार, जैसे हमारा जैसे DD न्यूज है, उसमें कभी कभार कोई लगा दी। समझ गया। कई बार गेम के भी आते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के भी आते हैं। IPL चलता होगा, क्रिकेट वगैरह, तो वो देखते होंगे कैदी। तो ये चीजें तो है। अच्छा, पर वो स्टोरी है कोई सर, वो सुधारने हैं हमें, समाज से अलग नहीं करने, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट नहीं करना। अच्छा, एक ये अंडा सेल बोलते हैं ना, जिसमें वो कैदी को 24 घंटे के लिए डाल देते हैं, वो होती है प्रैक्टिकल के नहीं होती? नहीं, वो तो कोठड़ी क्या बोलते हैं उसको? अंडा सेल बोलते हैं ना, जिसमें वो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। अच्छा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है या इंटरव्यू के बाद बताया जाता है? इंटरव्यू के बीच में नहीं बताया जाता। जैसे आप हरियाणा
पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स के मन में ये होता है कि पुलिस की जॉब फीमेल्स के लिए नहीं है, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और बड़ी अच्छी चीज क्या है कि दोनों हंसते खेलने वाले हैं, है ना, लगता नहीं कि इनके चेहरों पे तनाव है। हाँ सर, जैसे आपने पूछा कि हरियाणा पुलिस में लड़कियों के लिए अच्छी जॉब नहीं बताते काफी, पुलिस के अंदर ही हाँ, बेसिकली किसी भी हाँ, डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम पर मेरा जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट भर्ती हुई है हरियाणा में, सारी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, सारी लड़कियों की क्वालिफिकेशन ये है। तो आज के टाइम पे अगर वो पुलिस में जा रही हैं तो काफ़ी चीज़ें वो चेंज करेंगी और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई भी मिलेंगी, क्योंकि पहले जो स्टाफ होता था उनका माइंडसेट अलग होता था और आज वाली जनरेशन का माइंडसेट और बिल्कुल उनका अलग है। वर्किंग जो उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेट करके काम करते हैं उनकी चीजें अलग रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, पहले अंकिता एक क्रेज होता था कि अपने हरियाणा में तो लड़कियों का सबको जेबीटी करवानी है सर, है ना, सबको जेबीटी करवाना है, सबको मास्टर नहीं बनवाना है। हाँ। लेकिन अब वो क्रेज खत्म हो गया। अब लड़कियां पुलिस में भी जाने लग रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब लड़कियां आर्मी में भी जाने लग रही हैं, एयरफोर्स में भी जा रही हैं और सिविल जॉब में भी आने लग रही हैं। एसएससी में ना जाने कितनी लड़कियां सिलेक्शन लेके आने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको क्यों लगता है कि क्रेज क्यों बदला होगा इतना? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को आजकल सपोर्ट करने लगे हैं और उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाने लगे और उनको भी नॉलेज होने लगी है कि भाई सिर्फ ये एक दो डिपार्टमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ उनका हम कह सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट एरिया डेवलप और जैसे जैसे सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई पढ़ाओ। लिखाई बढ़ेगी, धीरे धीरे जागरूकता ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त रहता था जब हम लोग देखते थे कि 2015-16 तक मुखर्जी नगर में अगर 100 लड़के कोचिंग लेने आए हैं तो लड़कियों की संख्या 2 या 3 होती थी। लेकिन वहीं जब आप लोग आए 2017-18 के आसपास में, तब मैं देखता था लगभग 30% लड़कियां कोचिंग लेने लग गई, है ना। पहले हमारे हरियाणा साइड में क्या होता था कि अगर कोई लड़की कोचिंग लेने जा रही तो फैमिली अलाउ नहीं करती थी, या उसके साथ उसकी मम्मी कोचिंग के में जहां रहती है वहां रहती थी, वो इस तरह का स्ट्रगल होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की संख्या कम हुई है एक पेरेंट्स के तौर पे, पहले एक मतलब जोड़ा है मम्मी पापा, उनके 6 बच्चे हैं तो वहां ज्यादा, लेकिन अब क्या है कि एक बेटा एक बेटी है या किसी की बेटी है किसी को बेटा है, तो वो इक्वली अधिकार अब देने लग रहे हैं। और दूसरा मुझे एक चीज ये भी लगती है कि हरियाणा में शायद एजुकेशन की गति ज्यादा तेज हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है, जिस तरीके से रेशो भी इंक्रीज हुआ है। जैसे आपने कहा कि भाई जेबीटी करवाते थे, वो मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग का ही है। टीचिंग का मैंने +2 के बाद डायरेक्ट डीएलएड की थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने जैसे +2 मैंने साइंस से की थी, नॉन मेडिकल साइंस से मैं पास आउट हूँ और फिर डायरेक्टली मेरे को ये डीएलएड फिजिकल एजुकेशन टीचर की होती है? नहीं, ये होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हरियाणा में डीएलएड बोलते हैं। जेबीटी होती थी उसमें 5th तक पढ़ा सकते थे हम, लेकिन डीएलएड में हम 8 तक पढ़ा सकते बच्चों को। तो इसलिए मेरे पापा का भी यही था उस टाइम के, सभी पेरेंट्स का यही होता है कि लड़की है तो हम टीचर बनाएंगे। टीचर सबको ये लगता है सबसे सेफ जॉब टीचर है। बिल्कुल सेफ। भी डीएलएड करवा दी थी, पापा का सपना था कि टीचर बनाएंगे टीचर। उस टाइम पे फिर जब मैंने की थी तो वैकेंसीज नहीं थी, फिर मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी हूँ, तो अभी जो मेरे पास ऑप्शन है, मैं डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी एलिजिबल हूँ। सारा जो बैकग्राउंड था मेरा वो सारा टीचिंग की तरफ का था। तो फिर तुम्हारे टीचिंग का बैकग्राउंड चलते चलते सोशल मीडिया पे कैसे आया दोनों का? सोशल मीडिया पे तब आया जब हम दोनों मिले। जब हम दोनों अच्छा, का माइंड मिक्सअप हो गया। जब तुम दोनों मिले तब तो परिवार आगे बढ़ना चाहिए था, सोशल मीडिया आगे कैसे बढ़ा वो बताओ। परिवार ही तो बढ़ रहा सर, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। कितने हो गया अभी? 98। चलो 98,000 अगला सब्सक्राइबर मैं हो जाता हूँ। सबसे मतलब मेन इम्पोर्टेंट तो भी है। नहीं चलो मैं हो रहा हूँ। और नाम तुम्हारे चैनल का बड़ा प्यारा है, अमित की अंकिता। हाँ सर, कुछ डिफरेंट सोचा था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। थैंक यू। तो सोशल मीडिया की कहानी बताओ, कैसे है सोशल मीडिया पे? लो भाई, अमित की अंकिता हमने भी सब्सक्राइब कर दिया है। 2 सब्सक्राइबर हो गए, 98,04,400 के 98,400 है। हाँ जी सर, ये हो गया भाई, 2 सब्सक्राइबर उड़ गए तुम्हारे। एक राकेश यादव सर, एक अरुण सर। अब सच बताओ कि चैनल स्टार्ट कैसे किया और क्यों किया? सर शादी के बाद जैसे
वीडियो वगैरह ये चीजें बनाने का तो आज की जनरेशन को शौक है ही। तो हमने अपनी वीडियो वैसे ही अपलोड की थी कि हमारा जो कंटेंट है फोन में पड़ा रहता है, तो क्यों ना इसको यूट्यूब पे डाल दी। ठीक है। कुछ एक दो वीडियोस मेरी इंस्टाग्राम पे पड़ी थी, अच्छा, पहले ही अनमेरिड से ही, तो फिर उन पे भी काफी अच्छे व्यूज आए तो वो थे। इंटेंशनली बनाई थी या अनइंटेंशनली थी कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम पे मैंने वैसे ही डाली थी कि अच्छा। अकाउंट है, नॉर्मली डाल दिया, तो उसकी रीच अच्छी गई थी। वो बात भी बाद में क्लिक हुई शादी के बाद कि चलो यूट्यूब का ज्यादा क्रेज है, सब यूट्यूब कर रहे हैं, तो एक बार एक वीडियो हम भी यूट्यूब पे डाल के देखते तो फिर घर वाले जैसे अपने यहाँ देसी भाषा में कहें तो ये कहता रहे क्यों टाइम बर्बाद करने लग रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल तुमने तो हुआ अपने था। सास ससुर को भी लगा लिया भाई, वो कैसे? सास ससुर को सर जो है ना आसपास के सोसाइटी वाले भी जैसे कई बार टोकते हैं कि वीडियो बनाते हैं तो पहले तो पेरेंट्स को ही कन्विंस करना पड़ेगा हमें। अगर पेरेंट घर फैमिली में ही अगर सोच बराबर नहीं होगी तो फिर हम सोशल मीडिया भी नहीं चला पाएंगे। स्टार्टिंग फेज जो हमारी यूट्यूब की थी, उस टाइम पे हमने जैसे स्टार्ट किया तो हमारे सामने भी ये चीजें आई थी कि भाई वीडियोस बनाने लग गए, सास बाहर जा रही है तो सास को भी बोलने लगे थारी बहू तो वीडियो बनावे है, मतलब इस टाइप की चीजें गांव देहात में होता है। हाँ, बोलने लगे थे। लेकिन वो सामने वाले जब बोलते थे ना, उनको भी लगता था इनका चैनल अच्छा चल रहा है, तो मेरी सास को ये भी बोलने लग गए कि बहुत पैसा कमा रहे हैं ये तो यूट्यूब से, इनके तो इतने व्यूज आते हैं। तो फिर जैसे धीरे धीरे हम डालते रहे, काफी वीडियोस वायरल होती रही हमारी, 15-20 मिलियन व्यूज भी हैं, इंस्टाग्राम पे 60-65 मिलियन भी व्यूज हैं, तो चीजें अट्रैक्ट करती गई। फिर बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। वो सिलेक्शन होने के बाद जो हमारी हाइक गई इसकी यूट्यूब चैनल की, वो काफी अच्छी थी। अच्छा। सिलेक्शन से याद आया सर, जब इसका सिलेक्शन हुआ ना तो हमारे गांव में जैसे ये हुआ कि फलाने की बहू लग गई, तो अच्छा, ब्याह तो पहले लगी नहीं थी? नहीं, शादी के बाद लगी हूँ। शादी के बाद। अच्छा, तो ये कहते हैं वीडियो बनाते बनाते कैसे लगी? तो गांव में जो है ना ऐसी बातें सुनने को मिली हमें कि यार वो फलाने की बहू तो वीडियो बनाया करते, तो वो लग कैसे गई? उनको ये नहीं पता सर कि भाई अंदर क्या चल रहा है, हमारी मेहनत स्ट्रगल और एक चीज और भी था था कि ना, जैसे मैं फिजिकल की तैयारी करने जाती थी, मेरी शादी हुई थी, शादी के 15 दिन बाद ही मेरा दिल्ली पुलिस HCM का फिजिकल था। तो मैं शादी होते ही गोहाना में एक सिंथेटिक ग्राउंड है काफी अच्छा आसपास में, वही है हमारे नजदीक। 8 फेब को हुई थी हमारी शादी। अच्छा। तो हम जो है ना 11 तारीख को 3 दिन बाद हम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे सर, शादी के 3 दिन बाद। तो और जैसे इसके पैरों पे मेहंदी वगैरह भी लगी हुई थी, अभी फोटो वगैरह भी हमारे पास। तो लोअर टी शर्ट में ही जाना पड़ेगा रनिंग के लिए। तो गांव वाले ने ये भी जैसे हमारे सामने बातें आई थी कि भाई इस सेकंड इसका अलग बहू आई है जो मतलब तीन दिन होने दियो, इसने लोअर टी शर्ट में ले जाए घुमा बन्नों ने। हाँ, बन्नों ने। मैं भी तो वहीं से आता हूँ। तो ये चीजें भी हमने फेस की हैं सर। तो ये भी सुनने में आया था, मेरी सास को किसी ने बोला था कि भाई सिर पर बैठा रहा है अपनी बहू ने, बाद में पछताओगा, एक ना एक दिन तो गिरेगी वहाँ और पड़ेगी। अभी कमेंट आते हैं कि क्या एक सिपाही तो लगी है। हाँ। अब इसका जवाब भी देना सर। अब जवाब जल्दी जवाब नहीं, मतलब मिलेगा। जल्दी जवाब नौकरी के साथ, अच्छी नौकरी के साथ इसका जवाब भी नौकरी दूसरी बदल के देंगे। देखो कई बार क्या होता है कि आदमी अपने विचारों को व्यक्त करने की ना जगह ढूंढता है। बहुत बार वो समूह होता है जिसमें हम अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। बहुत बार जब नजदीक वो समूह नहीं होता, जब हम पढ़ रहे होते हैं और एक अकेले कमरे में लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बार अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है रहती है। तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग होते हैं जिनमें वो कला होती है कि वो अपने अंदर उस फ्रस्ट्रेशन को बनने नहीं देते, बल्कि उसी से धीरे धीरे मोटिवेशनल लाइन पकड़ते हैं और अपने उस स्ट्रगल को, उस जर्नी को बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। तो इन लोगों ने ये अमित की अंकिता नाम चुना। अच्छा, नाम कैसे बनाया तुमने? क्योंकि नाम बड़ा मतलब वो ऐसा है कि एक बार में सुन के समझ में आता है, अमित की अंकिता। सर या तुमने वो सोनू के सोनू के टीटू की स्वीटी, उसको देख के तो नहीं बनाया तुमने? पहले तो हमारा जो ना नाम था एमी मलिक। अच्छा। मलिक नाम से था। हाँ। फिर जैसे यूट्यूब चलाते हैं। हाँ। तो मेनली चीजें यही मैनेज करती है, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, एडिटिंग वगैरह हर चीज यही संभालती है। मैं एक आके जैसे बोल देता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, बाकी चीजें ये संभालती है। हम इस वजह से इस चीज को अच्छे तरीके से कर भी पा रहे हैं दोनों, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। वरना हमने जिसके भी अकाउंट देखे सब में लिखा पाता मैनेज बाय फलाना, लेकिन हमारे में मैनेज बाय अस, हम दोनों नहीं करा है।
भाई ने कड़े पे भी लिखवा रखा है मित की अंकिता। अरे ये क्या भाई दहेज में मिला था क्या? ये ब्रांड बनाना सर एक दिन। ये मोनेटाइजेशन के पैसे से बड़ा ब्रांड बनाना तो सपना क्या है? इस नाम को ब्रांड बना के करना क्या है? पैसे कमाने? नहीं, तो लोगों को मोटिवेट करना है कि आपका जो पार्टनर है आप उसके साथ मिलके कैसे आप सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सकते हो। आज के टाइम पे Nice. जो कपल हैं वो हमें ज्यादातर हमारे अराउंड सराउंडिंग्स में यही दिखता है कि उसका डाइवोर्स हो गया, उसकी नहीं बन रही, वो अपने घर बैठी है या उसने छोड़ दी। तो मतलब कभी ये जब चीजें- तुम्हारी लड़ाई होती है आपस में तो एक आध रील नहीं बनाते एक दूसरे के खिलाफ? सर हमारी लड़ाई वैसे बहुत कम होती है और वो लड़ाई जब भी होती बारह है खिड़क हुए कि नहीं हुए अभी? नहीं, अभी इस जो ना बर्थडे दिन लोगों को फिर बताएंगे। एक्सपीरियंस बोलता है। अरे भाई हमने 25 साल बिता दिए, लड़ाई क्यों नहीं हो? लड़ाई तो रोज होती है। लेकिन अच्छी चीज है, इस तरीके से अगर एक दूसरे की मतलब साथ जोड़ा जाए, हेल्प की जाए, वो अच्छी चीज हो। तुम दोनों सोशल मीडिया एडिक्टेड तो नहीं हो? अपनी वीडियो देखते हो, दूसरों को भी देखते होंगे, ऐसा तो नहीं? कितना टाइम दे देते हो दिन में लगभग एवरेज टाइम? सर जब वीडियो वगैरह अपलोड करनी पड़ती है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना जैसे मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। अच्छा, ड्यूटी पे तो फोन ही नहीं रहता, ड्यूटी पे सबसे अच्छी चीज। फोन ही नहीं रहता। 8 घंटे फ्री। 8 घंटे फ्री। तो और आपका बच्चे? इतना एडिक्शन नहीं है नहीं। हमें, बस ये है मतलब एक तो जैसे दूसरे की वीडियो देखते हैं लोग, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा। हम सिर्फ अपनी बना दी, हमने अपनी मेमोरी कैप्चर करी, वो डाल दी फॉर फ्यूचर कि हम 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, हमारे बच्चे उन वीडियोस अच्छा। को देखेंगे, हमारे मम्मी पापा ऐसे थे या हमारे दादा दादी ऐसे थे। वो एक मेन मोटिव बोले था हमारे। फ्री में हमें स्पेस मिल गया, नहीं तो मेमोरी कार्ड लेना ये पड़ता चीज है। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ ये चीज। एक मेरा स्टूडेंट था, वो बेसिकली कस्टम इंस्पेक्टर है अभी मुंबई में। उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया आप लोगों की तरह। तो उसने बताया कि मेरे को 6 महीने लग गए थे। 6 महीने तक रोज क्या होता था कि मैं जैसे वीडियो बनाई तो वीडियो बनाया तो कभी 5 व्यू, कभी 6 व्यू, इस तरह से कभी सब्सक्राइबर एक बढ़ा तो एक घट गया। तो बोले मैं 6 महीने तक है ना उसको रोज देखता रहता था। 6 महीने बाद पहली एक ऐसी वीडियो मेरी आई थी, इसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि जैसे आपका DSSB का नोटिफिकेशन है। तो कह रहा है पहली वीडियो वो थी जो 1000 व्यू पे पहुंची। तो कह रहा है कि सर धीरे धीरे ना उस 6 महीने में मैंने ये चीज सीखी थी कि मैं मतलब इतना दीवाना हो गया था कि एक भी चीज बढ़ती थी ना व्यूज में तो उसको भी मैं सोचता था। अगर बढ़ती थी तो मैं खुश होता था, और अगर वो व्यूज स्टक हो जाते थे तो मैं दुखी होता था। और बोला धीरे धीरे 6 महीने के बाद फिर वो पीक आना स्टार्ट हुआ और फिर वो इतना बड़ा उसका नाम बना, फिर वो अभी सिलेक्टेड भी है। तो आप लोगों की तो किस्मत अच्छी रही, पहले ही उसमें आप बता रहे हो 50,000 व्यू आ गए। लेकिन सर हमारा तो ये देखते हो आप लोग बार बार के एक व्यूज कितने हो गए, हर आधे घंटे बाद इतने हो गए, फिर आधे घंटे बाद फिर से रिफ्रेश करो अभी इतने हो गए, नहीं, ऐसा इतना करते हो? तो नहीं करते हैं हम, हाँ? लेकिन टाइम मिलता है तो जरूर हो जरूर जाता है करते अपने आप ही। और सर हमने जो अपना चैनल है वो जल्दी मोनेटाइज नहीं हुआ था। एक 50,000 व्यू से तो मोनेटाइज नहीं होता, हाँ, तो उसके लिए भी करोड़ों व्यू चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा जो दूसरा पहले चैनल हमारा 6 महीने से ज्यादा टाइम लग गया था मोनेटाइज होने के लिए। जो दूसरा स्टडी वाला चैनल था वो मात्र 12 दिन में मोनेटाइज कर दिया। स्टडी वाला कौन सा चैनल है? अमित मलिक के नाम से। बेटू तूने मुझे कौन सा सब्सक्राइब करवा दिया है? ये अमित की अंकिता। तो मुझे तो सब्सक्राइब वही करना है भाई, पढ़ाई लिखाई वाला है। मेरे पास ही तो क्यों करवा रहा है? अमित अमित मलिक। उससे तो सर को भी ऑफिशियल न्यूज पहले मिलने लग जाएगी। अमित मलिक DSSB। हाँ DSSB अमित वाला है। मलिक। उसमें सिर्फ यही है स्टडी रिलेटेड अमित तिहाड़ जेल। डालते हैं। अच्छा 5.32 सब्सक्राइब, ये अच्छा सब इसमें सारा पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है, मैंने दोनों सब्सक्राइब हो गए। अब तो मैं भेज दिया करूंगा। ये चैनल 12 दिन में मोनेटाइज कर दिया था सर। अच्छा। जब अंकिता पुलिस की ट्रेनिंग पे जा रही थी, मुझे अब भी वो दिन याद है, बिल्कुल सुबह के 6 बजे हुए थे जब ये चैनल बनाया था हमने। मैंने अच्छा। वहां खड़े होके ही क्रिएट किया था कि अब मैं चली जाऊंगी और मेरे पीछे से इस चैनल पे डाल लेना अब वीडियोस। हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे। कमाई का रास्ता दूसरा कौन दिया? नहीं, वो नहीं, लेकिन अच्छी चीज है। और ये एक चीज और भी बताऊं अमित, अच्छी चीज क्या है कि DSSB को लेके अवेयरनेस है ही नहीं, है ही हाँ। नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर। आप SSC को लेके अवेयर तो ऐसी हालत है, रात 1 बजे भी SSC ने कोई नोटिफिकेशन दिया तो 1:01 में टीचर खड़ा मिलेगा, खड़ा मिलते हैं। है ना। लेकिन DSSB को लेके अवेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये कि DSSB के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी निकलती है और बहुत सारे राजस्थान के बच्चे हों, या भी एक बच्चा था इधर राजस्थान में जोधपुर साइड का, वो अभी GST इंस्पेक्टर ना ASO है CSS में। मैंने उससे पूछा कि यार आप राजस्थान के इधर CSS ही क्यों किया? बोला सर मुझे दिल्ली आना था।
तो दिल्ली आने के लिए तो डीएसएस भी अप्लाई करो ना, सबसे बेटर। बिल्कुल। और अगर आप दास ग्रेड 2 का सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसमें तो प्रमोशन बहुत फास्ट है, आप एसडीएम से भी रिटायर होते हैं उसमें। बिल्कुल सर। तो इस भाई का ये चैनल है अमित मलिक, इसको जरूर कोई फॉलो करना, डीएसएसबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। इस पे और कुछ चीज नहीं डालते, सिर्फ जॉब से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड मेनली डीएसएसबी है, बाकी एग्जाम्स की वगैरह जो बताते रहते हैं। तो अंकिता आप बताओ कि जैसे आपने बताया था कि मैं शादी के बाद फिजिकल की तैयारी करने के लिए गई, तो शादी के बाद पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें? क्योंकि मिथ ये है लड़कियों के बीच में 50% डिमोरलाइज हो जाती है कि अब शादी होगी तो अब तैयारी बहुत मुश्किल है, तो तैयारी कैसे कंटिन्यू की? सर शादी के बाद सबसे मेन रोल जो होता है फैमिली का होता है। फैमिली में इन लॉज का होता है और हस्बैंड का तो होता ही होता है। तो मेरे हस्बैंड का स्टार्टिंग से ही मेरे साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने ही सारी मतलब इन लॉज को भी जो चीज़ें बतानी होती थी या उनसे कुछ सपोर्ट चाहिए था तो मेरे हस्बैंड ही बोलते थे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये कर लेगी। जो मतलब ट्रस्ट बिल्ड कराया मेरे और मेरे इन लॉज के बीच में, तो वो एक पिलर मेरे हस्बैंड थे। फिर उसके बाद जैसे मेरा 20 दिन के बाद ही फिज़िकल था, मैं डेली फिज़िकल के लिए जाती। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी था मेरे हस्बैंड नहीं होते थे, वो जॉब पे होते थे, तो मेरी सास और ससुर दोनों गए हैं मुझे ग्राउंड लेके। तो लड़कियों के साथ यही है कि भाई अगर आपके इन लॉज मतलब अगर कईयों के इन लॉज ऐसे सपोर्टिव नहीं भी होते हैं, तो पहले दिन से सपोर्टिव थे, कन्विंस किया। हाँ, तो उनको सपोर्ट करवाने के लिए जो भी आपके फेवर में है उनसे बोलो कि उन्हें कन्विंस करें, उन्हें ये चीज़ रियलाइज कराएं कि हम सक्सेस ले सकते हैं अगर आप सपोर्ट आप तो देखो लक्की हो, लेकिन मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर कोऑपरेट करने को तैयारी नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? मुझे लगता है कि भाई उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो नहीं कह रहे कि वो चाह ही नहीं रहे। फिर देखो सर, मैं यही कहना चाहूंगी अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है तो आपको सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक जॉब ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे मेन चीज है फैमिली मान जाती है, कन्विंस करने पर भी नहीं मानती है तो आप सेक्रीफाइस कर लो, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। जैसे सर ये हार्ड वर्किंग भी बहुत ज्यादा है, सच्ची मैं बताऊं। क्योंकि जब टाइपिंग पे जाती थी 3 घंटे सुबह टाइपिंग और 3 घंटे शाम को टाइपिंग। जैसे गांव से घुमाना जाते थे हम, 5-7 किलोमीटर है, तो वहां से स्कूटी वगैरह गाड़ी वगैरह ये लेके चली जाती थी, इसको ड्राइव करना आता है। तो 3 घंटे सुबह करके फिर घर आ जाती थी, थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर शाम को फिर 3 घंटे, तो 6-6 घंटे तो इसने टाइपिंग की हुई है। और जब रिटर्न एग्जाम था इसका, तो हमने जब तैयारी की वो अलग ही वे में आके करी। हम रात को 2 बजे सोते थे, इकट्ठा तैयारी कर और लेते थे। सुबह 5 बजे उठ के मैं ग्राउंड जाती थी। मतलब हम दोनों ही साथ में ग्राउंड जाते थे, 2 बजे सोते थे, 3-4 घंटे की नींद लेते थे। ये बिल्कुल मतलब जब एग्जाम नजदीक आ गया था उस टाइम ये शेड्यूल था। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मतलब मेरे अंदर इतना जुनून था कि मैंने ये बोल दिया था कि मेरा फोन ना आप ड्यूटी लेके जाया करो, आपका वहाँ सबमिट होता है तो मेरा भी आप साथ में सबमिट करा दिया करो, ताकि उससे दूरी बनी रहे। मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। तो वो चीजें थी। और एक जैसे हमने ये पीछे से अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी, और जो हम डेली टारगेट सेट करते थे ये करना है, वो इसका फोन, ये फोन मुझे दे देती थी, पीछे से वो चीज करती थी। फिर मैं जैसे घर आ गया, उसके बाद हम इकट्ठे बैठ के उसको एनालाइज करते थे मॉक टेस्ट वगैरह को। और जो याद करने की चीजें होती थी, तो जैसे खाना खा के हम शाम को वो करते हैं, तो सर हम 2-2 घंटा वो करते रहते थे। और डिस्कशन भी हो लेकिन उसमें क्या होता था, हम घर से निकलते थे फोटो खींच के कि आज हमें वो कैब की 50 वो कैब करनी या 100 करनी, जो भी याद करने की चीजें। लूसेंट में से बहुत चीजें याद की, हिंदी याद करनी होती है, हिंदी की वो कैब याद की। तो हमने चलते चलते डिस्कशन से चीजें बहुत ज्यादा थक जाते तो बैठ जाते, फिर ये होता कि चलो फिर राउंड लगाते, सुनते रहते थे हम एक दूसरे से सुनते। और ऐसे हमने वो कैब और जीके रट दी, जो कहते हैं ना बिल्कुल टिप्स पे रटना। जैसे हम लूसेंट की एक लाइन ऐसे स्टैटिक जीके, जैसे हम रैंडमली बैठे हैं, इसका ये बता, ये मेरे को बोलते थे इसका ये बता। तो ये चीज ना हर किसी को, जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हो आप, तो ग्रुप डिस्कशन मेन है। तो जैसे हम चारों बैठे हैं सर, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करे जाए तो चीजें ज्यादा याद आती हैं। तो हमने अपनी पढ़ाई में ये चीज देखी है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग का फायदा है कि परमानेंट मेमोरी में चीजें जाती हैं। और एक चीज और मेन, मेरे ऊपर ना जैसे कोई प्रेशर नहीं था कि जैसे खाना बनाने का या फिर जैसे बर्तन साफ, घर का काम। मैं जब पढ़ रही होती थी या मेरे को मॉक टेस्ट करना होता तो मेरे को ये बोल के जाया करते, तू छोड़ दियो, तूने मॉक लगा के सिर्फ सोना है, तूने जागना। फोन तो होता नहीं था ना, मैं फोन कर सकती थी। मॉक मैं टैब से करती, टैब में सिम नहीं थी, सिर्फ वाईफाई चलता था और उससे मैं मॉक ले लेती। फिर मेरे को ये बोल देते थे कि
बर्तन आके मैं साफ करूंगा, खाना भी मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के सोना है। अच्छा सो के अंकिता, उठ के फिर एनालाइज। अब ये बता अंकिता, तू कहते हैं कि लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, तेरा क्या अनुभव है? लड़के बदल जाते लड़के ही पूछो, आज से लड़कियां का थोड़ी हो जाऊंगा। नहीं, ये जैसे लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, आपका अनुभव क्या है? मेरा ये अनुभव है कि जैसे हमारा रिश्ता हुआ था उस टाइम के बाद भी मेरे को फोन पे जैसे पढ़ाया जाता था, और शादी होने के बाद भी मेरे को पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा केयर, अंडरस्टैंडिंग और जो अटैचमेंट हुई। शादी से पहले ये फोन पे तुझे पढ़ाता था, बिल्कुल। अब सीधे पढ़ाता, फोन पे किसी और को पढ़ाता है। अब फोन तो जेल में जमा हो जाता है ना सर। वो एक्चुअली क्या था कि फोन रहता ही नहीं अब तो। मैं जेल वार्डर की ट्रेनिंग पे था। अच्छा अच्छा। और हमारा रिश्ता हो रखा था। हाँ। तो उस पीरियड में जैसे ये घर पे रहती थी, इसका HCM का पेपर था, तो मैं ट्रेनिंग पे था, तो इसको ऐसे करता, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो उधर से ये बोल देती ले तो पढ़ा, तो उसमें चीजें हो जाती थी, तो उधर से मैं हेल्प कर देता, उधर से ये चीजें कैचिंग पावर अच्छी है इसकी, ये कर लेती थी। तो ऐसे मैंने जो हमारा मैथ तो ऐसे ही हुआ मोस्टली। मेरा ना मैथ सब्जेक्ट बहुत फेवरेट रहा है। मेरे टीचर्स भी स्कूल टाइमिंग में फेवरेट टीचर्स रहे, और मैं उन टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट भी रही हूँ जहाँ तक मुझे याद है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मैं एक मैथ्स टीचर के साथ ही मेरी शादी होगी, तो वो चीज मेरे को लाइफ तो तू मैथ पढ़ाता है भाई? मैं सन 2017 से जब मैंने CGL छोड़ा, कि भाई वो CGL 2017 में लीक वगैरह सिस्टम हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट में जाते थे हम। अच्छा। तो तब कसम खा ली कि CGL ही नहीं देंगे, CGL नहीं देंगे। नाइस। तो फिर सर CGL दिया भी नहीं, और कसम से उसका फिर पढ़ाना शुरू किया। तो फिर मैं मैथ का टीचर बन गया था, मैंने 3-4 साल पढ़ाया हुआ है। कहाँ पे? ये कंझावला बवाना। नाइस। तो कंझावला में कहाँ पढ़ाया? कंझावला एक प्रिस्टीन कोचिंग सेंटर था, तो प्रिस्टीन पे पढ़ाता था मैं। और फिर उसके बाद जॉब लगी, मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद पढ़ाना छोड़ दिया था। अब फिर मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ सर। अभी पढ़ाता है? पढ़ाता हूँ। कहाँ? ये जनकपुरी में। कहाँ पे? ये अपना ही कर रखा हमने, मैं और एक मेरा दोस्त है। हाँ। तो दोनों ने मिलके, हमारे पास फिलहाल हैं 30-35 बच्चे, तो उनको हम पढ़ाते हैं। क्या DSSB का? DSSB का। जैसे कोचिंग से रिलेटेड मेरे को बात आई याद कि जब ये टीचिंग करते थे, और फिर मेरे को भी बाद में पता चला था कि टीचिंग करते थे, तो इन्होंने मेरे शादी नई हुई थी, तो माइंड सेट वगैरह सारा पता ही चल गया था कैसी लड़की। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तेरे से नीचे वाली तो मैंने टीचर लगवा दी, और तू कहाँ रही? ये चीज बोली थी मैंने। काफी लड़कियां, ये वही लड़का है जो बाद में खाना बनाता है। वो इसलिए खाना बनाता हूँ, वो वाइफ खाती है और मैं खाता हूँ। नहीं, अच्छा यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और देखिए, जीवन में खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि जब वक्त तो मेहनत करने का, तब मन करके खींच के मेहनत करिए। और जब आप मेहनत कर लें, अपना कोई मुकाम हासिल कर लें, और एक ऐसा स्टेज आ जाए जहां से आप आगे की उड़ान भर पाएं, तो उसके बाद फिर जो आपको उचित लगता है वो काम करें। जैसे इन बच्चों ने अपने जीवन में खुश रहने के लिए एक बहुत अच्छा काम चुना कि हम अपने नई जनरेशन को आगे सरकारी नौकरी के बारे में गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, DSSB बोर्ड, आप सब समझ नहीं सकते कि DSSB अपने आप में बहुत बड़ा बोर्ड है, जिससे बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। और अगर आप परमानेंट दिल्ली में काम करना चाहते हैं सरकारी नौकरी में, तो DSSB उसके लिए बेहतरीन बोर्ड है। और उससे निकलने वाली बहुत सारी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको अमित मलिक भाई के YouTube चैनल पर मिल जाएगी, जो इनका चैनल है। तो आप सभी को नमस्कार, और आप दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू। और हमारी भी राकेश सर की और मेरी पहली जो जॉब थी दिल्ली के अंदर टीचर के रूप में ही थी, जिसकी भर्ती DSSB के थ्रू ही हुई थी। और आप जानते हैं कि महंगाई का जमाना है, एक नौकरी से काम चलना नहीं है। तो जब आपके पास नौकरी होगी ना, तभी आप ये उम्मीद कर सकेंगे कि तो आपका जीवन साथी होगा, वो भी एक सरकारी नौकरी के रूप में आपको मिलेगा, और फिर आपका जीवन बहुत आसानी से गुजरेगा। लेकिन सबसे बड़ा पड़ाव ये है कि पहले आप सरकारी नौकरी। और सबसे बड़ी चीज जो अरुण सर ने कहा कि एक नौकरी से बात नहीं बनती, ये दो नौकरी लिए बैठे, उसके बाद भी YouTube चला रहे हैं। तो 2 नौकरी फिर YouTube की कमाई। थैंक यू।